नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 11th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। 11th में हमारा चौथा चैप्टर गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन चल रहा था, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में रेखीय संवेग संरक्षण नियम और उनके कुछ एग्जाम्पल्स देख लिए थे। आज के इस वीडियो में रेखीय संवेग संरक्षण नियम पर आधारित एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल रॉकेट नोदन देखने वाले हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कि रॉकेट नोदन होता क्या है, यह किन नियमों पर आधारित है, रॉकेट की गति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण समीकरण यहां पर देखेंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रॉकेट नोदन होता क्या है। तो देखिए, रॉकेट एक ऐसा यान होता है जिसकी सहायता से कृत्रिम उपग्रहों को पृथ्वी की सतह से उनकी कक्षा तक स्थापित किया जाता है। डायग्राम के जरिए मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि ये अपनी पृथ्वी है और पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर कृत्रिम उपग्रह अपनी निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये हमारे पास में कोई कृत्रिम उपग्रह है, तो किसी कृत्रिम उपग्रह को उसकी कक्षा तक ले जाने वाला जो यान है उसी को हम रॉकेट कहते हैं। उसी को क्या कहा जाता है? रॉकेट कहा जाता है। तो पृथ्वी की सतह से कृत्रिम उपग्रह को उसकी कक्षा तक स्थापित करने वाला यान या ले जाने वाला यान रॉकेट कहलाता है। देखिए, पृथ्वी की सतह से कृत्रिम उपग्रह को उसकी कक्षा तक ले जाने वाला यान रॉकेट कहलाता है। ले जाने वाला यान क्या कहलाता है? रॉकेट कहलाता है। ओके, अब देखिए रॉकेट नोदन क्या है। कि रॉकेट नोदन का अर्थ आप समझेंगे कि रॉकेट के अंदर ईंधन भरा होता है। वो ठोस ईंधन हो सकता है या तरल के रूप में भी हो सकता है। डायग्राम के जरिए इसे भी समझिए। ये हमारे पास में एक रॉकेट है और इसमें ईंधन के रूप में ठोस पदार्थ या तरल हो सकते हैं, कुछ गैसें भी पॉसिबल है। तो यहां पर ये हमारे पास में एक बहुचरणीय रॉकेट है। समझें आप इसको। जब यहां से ईंधन जलेगा तो धुआं नीचे जाएगा और धुआं इस रॉकेट के ऊपर एक बल लगाएगा जिसकी वजह से रॉकेट ऊपर की ओर गति करेगा। तो रॉकेट की गति में जब धुआं जलता है तो धुआं नीचे की ओर गति करता है और रॉकेट ऊपर की ओर गति करता है। रॉकेट के द्वारा धुआं छोड़ी जाती है, वो जो धुआं है रॉकेट को ऊपर की ओर एक बल प्रदान करती है और इसे ही हम रॉकेट नोदन कहते हैं। इसी को ही क्या कहा जाता है? रॉकेट नोदन कहा जाता है। चलिए ध्यान देंगे। रॉकेट की गति में रॉकेट द्वारा धुआं छोड़ी जाती है। ये धुआं
ये धुआं रॉकेट पर ऊपर की ओर बल लगाती है, ऊपर की ओर बल लगाती है, ऊपर की ओर बल लगाती है। इसे रॉकेट नोदन कहा जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? रॉकेट नोदन। रॉकेट नोदन कहते हैं, रॉकेट नोदन कहा जाता है। ओके, अब देखिए यहां पर आप समझेंगे कि धुआं जाएगी नीचे। धुआं किधर जा रही है? नीचे की ओर गति कर रही है, जबकि रॉकेट जाएगा ऊपर। रॉकेट के द्वारा धुएं पर बल लगता नीचे की ओर, धुआं रॉकेट पर बल लगाएगी ऊपर की ओर। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर आधारित है। रॉकेट नोदन या रॉकेट की जो गति होती है वो क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर आधारित होती है। चलिए मैं यहां पर पुट कर देता हूं, एक बार इन सबको हटा देते हैं कि रॉकेट की गति, रॉकेट की गति क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर आधारित है। क्रिया प्रतिक्रिया, न्यूटन के गति के नियमों का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर रॉकेट की गति आधारित होती है। इसके साथ में मैंने आपको इस वीडियो में शुरू में ही बताया कि लास्ट वीडियो में हमने रेखीय संवेग संरक्षण नियम पढ़ा था, और ये जो रॉकेट की गति होती है वो संवेग संरक्षण नियम पर आधारित होती है। तो रॉकेट की गति किस पर आधारित होती है? रॉकेट की गति रेखीय संवेग संरक्षण नियम, रेखीय संवेग संरक्षण नियम पर आधारित होती है, नियम पर आधारित होती है, या आप ये कह सकते हैं कि रॉकेट की गति में रेखीय संवेग संरक्षण नियम की अनुपालना होती है। ये तो मैंने आपको कल ही लास्ट वीडियो में क्लियर कर दिया था कि जितनी भी घटनाएं घटित होती है उसमें संवेग सदैव संरक्षित रहेगा, हमेशा संवेग संरक्षण नियम की अनुपालना होगी, चाहे कोई सी भी घटना क्यों ना हो। ओके, अब यहां पर हम बात करेंगे रॉकेट की गति के समीकरण। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं रॉकेट पर लगने वाला बल। चलिए अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। रॉकेट की गति, रॉकेट की गति, रॉकेट की गति। चलिए ये हमारे पास में कोई रॉकेट है, इस तरीके से यहां पर आप ध्यान देंगे ये अलग अलग पोर्शन में बनी होगी, बहुचरणी रॉकेट, अलग अलग चरण होंगे, और जैसे जैसे ये ऊपर जाती है इसका अलग अलग पार्ट जलकर अलग हो जाता है। आप ध्यान दें रॉकेट की गति में होता क्या है, इसमें ईंधन के रूप में ठोस ईंधन, द्रव ईंधन दोनों पॉसिबिलिटी है, इसके अंदर भरा होता है। वो जब ईंधन जलता है तो नीचे धुआं निकलेगी, धुआं नीचे की ओर, धुआं रॉकेट के ऊपर की ओर बल लगाएगी जिससे रॉकेट ऊपर की ओर गति करती है। ये चीज तो क्लियर हो गई। धुआं नीचे जाएगी तो रॉकेट ऊपर जाएगी।
इस गति के दौरान रॉकेट का जो द्रव्यमान है वो कम होता जाएगा, क्योंकि ईंधन जल रहा है, वो धुआं में कन्वर्ट हो रहा है, तो ईंधन जलेगा तो इसके द्रव्यमान में कमी आएगी। जैसे जैसे द्रव्यमान कम होगा इसका वेग बढ़ता चला जाएगा, इसके द्रव्यमान में कमी आएगी और वेग बढ़ता चला जाएगा। यह आपको समझना है। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं, जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो उस स्थिति में प्रारंभ में जब हमने इसको देखना स्टार्ट किया, उस स्थिति में प्रारंभ में रॉकेट का द्रव्यमान, जो द्रव्यमान है वो हमारे पास में है स्मॉल m। इसका जो द्रव्यमान है विद्यार्थियों वो है स्मॉल m और इसकी वेलोसिटी है v। प्रारंभ में द्रव्यमान है स्मॉल m और जो वेग है वो हमारे पास में है v। ये प्रारंभ की स्थिति में है। अब मैं यहां पर बात करता हूं अल्प समय पश्चात, क्योंकि हर क्षण इसका ईंधन जलेगा तो द्रव्यमान में कमी आएगी, वेग बढ़ेगा। तो dt समय पश्चात, dt समय पश्चात, dt समय के बाद जो द्रव्यमान है उसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी। द्रव्यमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पहले द्रव्यमान था स्मॉल m और अब द्रव्यमान रह गया है m माइनस dm। ये छोटी सी कमी आ गई है dm की। कितनी कमी आ गई है? dm की। वेग थोड़ा सा बढ़ जाएगा। देखिए द्रव्यमान में कमी होगी तो वेग इंक्रीज होगा। वेग v था और dv वेग बढ़ जाता है। वेग में बढ़ोतरी होगी तो द्रव्यमान में कमी आएगी। इतना आपको क्लियर समझ लेना है कि जैसे जैसे ईंधन जलेगा द्रव्यमान में कमी आएगी, वो जो द्रव्यमान है वो धुएं में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, इसी कॉन्सेप्ट को काम में लेते हुए हम रॉकेट पर लगने वाले बल का समीकरण सूत्र फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले रेखीय संवेग संरक्षण नियम की अनुपालना करते हुए हम रॉकेट पर लगने वाला बल का सूत्र देखेंगे। तो रेखीय संवेग संरक्षण के लिए अपन को चाहिए कि प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग बराबर होता है। तो प्रारंभ में हम संवेग देख लेते हैं। प्रारंभ में संवेग, ये टोटल संवेग हम देख रहे हैं। जब हमने इसको देखा तब इसका द्रव्यमान है स्मॉल m और वेग है v, तो इसका संवेग हो गया mv। संवेग कितना हो गया? mv। थोड़ी देर बाद जब हमने dt समय के बात की तो dt समय पश्चात, dt समय बाद, अल्प समय पश्चात, समय बाद संवेग, यही आपको समझना है। ये अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको समझना है। देखिए विद्यार्थियों, अल्प समय पश्चात इसकी वेलोसिटी तो हो जाती है v प्लस dv, v प्लस dv। द्रव्यमान हो जाता है m माइनस dm। द्रव्यमान कितना हो जाता है? m माइनस dm। द्रव्यमान घट जाएगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन ये जो धुआं बाहर निकल रही है, इस धुएं का जो द्रव्यमान है वो है dm। धुएं का द्रव्यमान कितना है? dm। अब मुझे पृथ्वी के सापेक्ष इस धुएं का वेग और चाहिए। भाई इस धुएं का वेग अपन को नहीं पता है। तो देखिए हम यहां पर मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि रॉकेट के सापेक्ष जो धुएं का वेग है, किसके सापेक्ष? रॉकेट के सापेक्ष जो धुआं है वो u वेग से गति कर रही है। देखो एक महत्वपूर्ण लाइन में पुट कर रहा हूं, रॉकेट के सापेक्ष, रॉकेट के सापेक्ष धुएं का वेग, रॉकेट के सापेक्ष धुएं का वेग। धुएं का वेग क्या होगा वो हम लेकर चल रहे हैं स्मॉल u। कितना लेकर चल रहे हैं? स्मॉल u लेकर चल रहे हैं। ओके, तो देखिए अब यहां पर आप देखें dt समय के बाद, कितने समय के पश्चात? dt समय के बाद में जब वेलोसिटी v प्लस dv, इसका द्रव्यमान m माइनस dm हो जाता है, तब इसका संवेग प्लस धुएं का संवेग,
तो धुएं का द्रव्यमान है वो है dm। अब इसकी वेलोसिटी आपको सीखनी है कि वेलोसिटी कितनी होगी। चलिए पहले तो मैं लिख लेता हूं dt समय बाद संवेग, तो ये दो संवेगों के योग के बराबर आएगा। रॉकेट का संवेग प्लस में आएगा धुएं का संवेग, दोनों के योग के बराबर आएगा। अब देखिए रॉकेट का संवेग तो आसान है, रॉकेट का द्रव्यमान है m माइनस dm और उसकी वेलोसिटी है v प्लस dv प्लस धुएं का संवेग। धुएं का द्रव्यमान भी आसान है, द्रव्यमान हमारे पास में है dm, द्रव्यमान कितना है dm। अब अपन को फाइंड आउट करना है इस धुएं का वेग, पृथ्वी के सापेक्ष धुएं का वेग कितना होगा। चलिए ध्यान दीजिए, मैं यहां पर आपको समझाने जा रहा हूं, इसको मैं इतना ही लिख देता हूं। ये मैं लिख रहा हूं VSR, रॉकेट के सापेक्ष धुएं का वेग, रॉकेट के सापेक्ष धुएं का वेग VSR, ये हो जाएगा VS माइनस VR। विद्यार्थियों यदि आपने आपेक्षिक गति पढ़ी है, वैसे सिलेबस से अब हट चुकी है, इसको पढ़ना जरूरी है, लेकिन अब ये सिलेबस से हट चुकी है। सिलेबस को हटाने वाले भी क्या है कि उनको ये नहीं पता कि ये वाला टॉपिक हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए, इसका यूज होगा कि नहीं होगा। विद्यार्थियों आपेक्षिक गति वाला जो टॉपिक है वो सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन वो आपेक्षिक वेग बार बार यूज में आता रहेगा। आपेक्षिक वेग का मतलब है एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का वेग। तो देखिए यहां पर आपेक्षिक वेग का मतलब रॉकेट के सापेक्ष धुएं का जो वेग है उसको हम u लेकर चल रहे हैं। कितना लेकर चल रहे हैं? u। मतलब रॉकेट से यदि हम धुएं का वेग देखें तो वो u है। वो कितना है? u। अब देखिए धुएं का वेग अपन को चाहिए, यहां पर किसका वेग चाहिए? vs का मतलब है वेलोसिटी ऑफ स्मोक, धुएं का वेग। vr का मतलब है वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, तो रॉकेट की वेलोसिटी तो अपन को पता है, धुएं का वेग है ये हमारे पास में है u बराबर रॉकेट की वेलोसिटी अपन को उधर चाहिए, और रॉकेट के जो वेग है ये धुएं की वेलोसिटी अपन को चाहिए वहां पर, और रॉकेट की वेलोसिटी है v प्लस dv। तो यहां से vs रॉकेट की जो वेलोसिटी है इसको बराबर की उस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा u प्लस v प्लस dv, ये आ जाएगा हमारे पास में u प्लस v प्लस dv। ये कैसे आया वो आपको समझना है। कैसे आया देख लीजिए, मुझे चाहिए धुएं का वेग, तो VSR का मतलब हो गया रॉकेट के सापेक्ष धुएं का वेग, जो कि कितना है वो हमने लिया है u। रॉकेट की वेलोसिटी अब कितनी है? v प्लस dv। धुएं की वेलोसिटी निकालनी है अपन को, तो इसको हम बराबर के उस तरफ ले जाएंगे। ये फॉर्मूला होता है आपेक्षिक वेग का। भाई ये कहां से है? VSR बराबर VS माइनस VR, ये कहां से है? ये आपेक्षिक वेग का सूत्र होता है। ओके, तो यहां से हमने ये वैल्यू पुट कर दी है dm इंटू यू प्लस वी प्लस dv। अब मैं आपको यहां संवेग संरक्षण नियम के अकॉर्डिंग दोनों को बराबर पुट कर दूंगा। रेखीय संवेग संरक्षण नियम से देखिए, रेखीय संवेग संरक्षण नियम से, रेखीय संवेग संरक्षण नियम से, रेखीय संवेग संरक्षण नियम यह कहता है कि किसी भी घटना के दौरान रेखीय संवेग है वो नियत रहता है, जितना पहले था उतना ही बाद में रहता है। तो पहले इतना था mv, पहले कितना था mv, अब कितना हो गया m माइनस dm इंटू v प्लस dv प्लस dm इंटू u प्लस v प्लस dv। ओके, अब यहां से हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, कट पिट कर देखेंगे क्या बचेगा क्या रहेगा। तो mv बराबर, m को इससे गुणा कर दें तो mv, m को इससे गुणा कर दें m dv
इसको इससे गुणा कर दे तो माइनस में वी डी एम, इसको इससे गुणा कर दे तो माइनस में डी एम डी वी, इसको इससे गुणा कर दीजिए तो प्लस में यू डी एम, इसको इससे गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा प्लस में वी डी एम, और इसको इससे गुणा कर देंगे तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा डी एम डी वी, डी एम डी वी, ये आ गया। अब देखिए यहां पर क्या बचने वाला है, देखो एम वी से इस एम वी से ये वाला एम वी क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो इधर तो आ गया 0, इधर क्या आ चुका है 0, ये कट गया है। अब यहां पर आप ध्यान दें, ये माइनस का, ये है प्लस का, ये माइनस का, ये है प्लस का, तो अपने पास में इधर 2 ही पद बचे हैं एम डी वी, एक ये बच गया प्लस में यू टी एम। इसको हम बराबर के उस तरफ ले जाएं या इसको बराबर के इस तरफ ले आए तो एम डी वी बराबर आ चुका है माइनस में यू डी एम, और डी वी बराबर आ चुका है माइनस में यू बाई एम टी एम। विद्यार्थियों ये वाला जो रिलेशन है वो काफी महत्वपूर्ण रिलेशन है, ये वाला जो रिलेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसी की सहायता से हम इसकी गति का समीकरण निकालेंगे, रॉकेट पर लगने वाले बल का सूत्र निकालेंगे। चलिए इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रखें, अगले पेज की ओर ले जाऊंगा मैं इसको, dv बराबर माइनस यू बाई एम डी एम। चलिए हमने यहां तक निकाल लिया है dv बराबर माइनस में u बाई एम डी एम। इस पूरी इक्वेशन को मैं dt से डिवाइड कर देता हूं तो dv बाई dt बराबर माइनस में एम यू बाई एम डी एम बाई डी टी। और देखिए ये है रॉकेट के वेग में परिवर्तन की दर, जिसको हम कहते हैं त्वरण। इसको हम क्या कहते हैं त्वरण कहते हैं, त्वरण कहा जाता है। तो ये हमारे पास में रॉकेट का त्वरण आ चुका माइनस में यू बाई एम इंटू डी एम बाई डी टी। ये क्या आ गया है रॉकेट का त्वरण, यहां मैं पुट कर देता हूं रॉकेट का त्वरण हमें प्राप्त हो चुका है। रॉकेट का एक्सेलरेशन का सूत्र आ चुका है ए बराबर माइनस यू बाई एम डी एम बाई डी टी। इस एम को मैं इधर गुणा कर दूं तो अपने पास में क्या आ जाएगा एम इंटू ए बराबर माइनस में यू डी एम बाई डी टी, ये अपने पास में आ चुका है। तो इस m इंटू ए रॉकेट पर लगने वाला बल F बराबर माइनस में u डी एम बाई डी टी आ चुका है। क्या आ गया है रॉकेट पर लगने वाला बल, ये क्या आ गया है रॉकेट पर बल, रॉकेट पर लगने वाला बल का सूत्र समीकरण। ओके, तो यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। ओके, चलते हैं आगे। अब मैं यहां पर इसकी गति के समीकरण है वेलोसिटी यहां पर आपको बताने जा रहा हूं। इसी इक्वेशन का प्रयोग करेंगे, इसी का इसका समाकलन करेंगे। क्या करेंगे समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे तो हमारे को लिमिट्स चाहिए, सीमाएं चाहिए। अब देखिए यदि हम प्रारंभिक वेग प्रारंभ में जो वेग है वो मैं लेकर चल रहा हूं वी आई, और द्रव्यमान हम लेकर चले एम आई, या एम लेकर चल लो या एम नोट लेकर चल लो, जो आपकी मर्जी है, एम आई ले लो, सबसे बढ़िया तो है एम आई ही ले लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मास। अंत में जो वेग है वो हो जाता है हमारे पास वी एफ,
और द्रव्यमान हमारे पास में हो जाता है mf। ये हमारे पास में द्रव्यमान और वेग हो चुके हैं। समाकलन करिए अब। dv बराबर माइनस में u इंटीग्रेशन dm बाई m इंटीग्रेशन। देखो इसकी लिमिट है वी आई से लेकर वी एफ तक और इसकी लिमिट है एम आई से लेकर एम एफ तक। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो चुका है वी और लिमिट आ जाएगी वी आई से वी एफ तक माइनस में यू। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो log m आएगा। क्या आएगा? log m। लिमिट हमारे पास में है एम आई से लेकर एम एफ तक। इधर लिमिट पुट कर दीजिए वी एफ माइनस वी आई बराबर, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस में यू। थोड़ा सा हम इसको यहां लिखते हैं, इधर हमने थोड़ी जगह ज्यादा छोड़ दी, यहां लिखते हैं वी एफ माइनस वी आई बराबर माइनस में यू। लिमिट पुट करेंगे, माइनस में यू तो लिख दिया, एम की जगह पर लिमिट पुट करेंगे तो log एम एफ माइनस log एम आई। इसको बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वी एफ बराबर वी आई। इस नेगेटिव साइन को अंदर गुणा कर देते हैं तो ये तो हो जाएगा नेगेटिव में, ये हो जाएगा पॉजिटिव में, तो log एम आई माइनस log एम एफ। अब देखिए इससे मैं क्या लिख सकता हूं, वी एफ बराबर वी आई प्लस यू। इसको मैं लिख सकता हूं log एम आई बट्टे में एम एफ, एम आई बट्टे में एम एफ लिख सकते हैं, पुट कर सकते हैं। ये हमारे पास में रॉकेट की गति का समीकरण आ चुका है। वी एफ बराबर वी आई प्लस यू log एम आई अपॉन एम एफ। ओके, यदि प्रारंभिक वेग 0 हो, प्रारंभिक वेग कितना हो? 0 हो, तो वी एफ बराबर आ जाएगा यू log एम आई अपॉन एम एफ। ये हमारे पास में रॉकेट की गति का समीकरण आ चुका, वी एफ बराबर यू log एम आई अपॉन एम एफ। ओके, क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। देखिए जब हम गुरुत्वाकर्षण बल को सम्मिलित कर लेते हैं तो उस स्थिति में रॉकेट की गति का समीकरण है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वही इक्वेशन मैं यूज में लेकर चलूंगा, या आप ये वाली इक्वेशन ले लीजिए, इससे समझ लेते हैं। ये ले लीजिए, इसको लेकर चलूंगा, एफ बराबर माइनस यू डी एम बाई डी टी। चलिए देखिए, एफ बराबर माइनस में यू डी एम बाई डी टी, यह है रॉकेट पर लगने वाला बल। रॉकेट पर लगने वाला बल गुरुत्व की उपस्थिति में, गुरुत्व की उपस्थिति में यह बल कितना हो जाएगा? गुरुत्व की उपस्थिति में, गुरुत्व की उपस्थिति में रॉकेट पर लगने वाले बल, ये बल लग रहा था और अब यहां पर एक एक्स्ट्रा और बल लगेगा एम जी नीचे की ओर। ये तो लग रहा था ऊपर, अब ये लगेगा नीचे की ओर। ये किधर लगेगा? नीचे की ओर, एम जी, एम जी। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, एम टीवी बाई डी टी बराबर माइनस में यू डी एम बाई डी टी माइनस में एम जी। देखो इसको पूरी इक्वेशन को एम से डिवाइड कर देता हूं, डी टी से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो डीवी बराबर माइनस में यू डी एम बाई एम
माइनस में जी डी टी, ये आ गया। अब इसका हम करेंगे समाकलन। इसका हम क्या करेंगे? समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे क्या आ जाएगा? इसका समाकलन हमारे पास में आ जाएगा, देखो वी आई से लेकर वी एफ तक बराबर माइनस में यू एम आई से लेकर एम एफ तक डी एम बाई एम माइनस में जी और समय है 0 से t तक dt। ये अपने पास में आ चुका है। क्लियर? इसका इंटीग्रेशन करेंगे, v आएगा, लिमिट हमारे पास में है vi से vf तक बराबर माइनस में u log m आ जाएगा। जैसे अभी हमने इनका इंटीग्रेशन किया वहां तक तो सेम ही है, कोई फर्क नहीं है, केवल इतना सा ही चेंज होने वाला है। इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया? ये आ गया। यहां पर आ चुका है वी एफ माइनस वी आई बराबर माइनस यू लॉग एम एफ माइनस लॉग एम आई माइनस जी टी माइनस 0। ये वी एफ बराबर क्या आ गया है? वी आई माइनस वाले साइन को अंदर गुणा कर देते हैं और इसको इस तरीके से लिख देते हैं एम आई अपोन में एम एफ माइनस में जी टी। ये अपने पास में रॉकेट की गति का समीकरण आ गया है जब हम गुरुत्वीय त्वरण को भी सम्मिलित कर लेते हैं। प्रारंभिक वेग जब 0 लेकर चलेंगे तो वी आई यहां से 0 कर देंगे। यदि प्रारंभिक वेग कितना है रॉकेट का? 0, तो उस स्थिति में अंतिम वेग v एफ बराबर u log एम आई अपोन एम एफ माइनस जी टी के रूप में लिखा जा सकता है। यह रॉकेट की गति का समीकरण कहलाता है। तो विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने रॉकेट की गति से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त की कि रॉकेट नोदन होता क्या है, किन नियमों पर आधारित है, रॉकेट पर लगने वाले बल का सूत्र, उसकी वेलोसिटी और गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन उसका वेग क्या होगा, सब कुछ यहां पर देखा समझा। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बल, फोर्स के बारे में बेसिक जानकारी लेकर लौटेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।